कहानी है यातना। जेठ माह की गर्मी से राघवन का बदन पसीने से तरबतर हो उठा था। खेत की मेड़ पर खड़ी इमली की छांव में सुस्ताते सुस्ताते उसे झपकी आ गई। आंखें खुलते ही उसे याद आया, आज काव्या के 9वीं कक्षा का रिजल्ट आने वाला था। 2 घूंट पानी के भर उसने झट से पगड़ी सिर पर बांधी, अपना अंगोछा कंधे पर धरे घर के लिए निकल गया। लेकिन वह जानता न था, आज की दोपहर से उसकी जिंदगी बदल जाने वाली थी। राघवन को उम्मीद थी हर बरस की तरह इस बार भी काव्या कक्षा में फर्स्ट रहेगी। घर जाकर देखता है काव्या की चप्पल बाहर ही पड़ी है। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर तक राघवन ने बाहर इंतजार किया, फिर एकाएक उसने महसूस किया, एक अजीब तरह की बदबू अंदर से आ रही थी। राघवन का माथा ठनका, यह केरोसिन की बदबू थी। राघवन ने आव देखा न ताव, बाहर पड़े पानी के ड्रम पर पैर रखकर शौचालय पर चढ़ गया। वहां से छत पर चढ़कर चौक में झांकते ही उसके हाथ पांव फूल गए। यह क्या होने वाला था? राघवन की आंखों का सितारा थी काव्या। आखिर होता भी क्यों नहीं? काव्या राघवन की इकलौती बहन सुषमा की लड़की जो ठहरी। सुषमा शादी के कुछ बरस पश्चात ही चल बसी थी। ससुराल वालों का कहना था, स्टोव भभकने के कारण उसकी ओढ़नी ने आग पकड़ ली। राघवन जानता है, जिन जिन ससुरालों की दहेज की भूख नहीं मिटती, वहां की ओढ़नियां आग जल्दी पकड़ती है। हरिलाल ने अपना पूरा घर खाली कर दिया, बेटी के ससुराल को भरने के लिए। यहाँ तक कि गैस का चूल्हा भी लाकर दिया ताकि स्टोव न भभके। स्टोव न भभका तो फूल सी बेटी की ओढ़नी फंदे में बदल गई। एक थी स्मृति, उसके जितना तो चिड़िया भी न चहकती होगी। कहते हैं चाय पत्ती की जगह भूलवश स्मृति कीटनाशक डालकर पी गई। स्मृति का बाप चीख चीख कर कहता रहा, ससुराल में किसी और ने क्यों नहीं पी चाय। सब जानते थे, एक शैतान है जो स्टोव में भभक उठता है, जो ओढ़नियों को फंदे में बदल देता है, जो चाय में कीटनाशक डाल देता है। सबको उस शैतान का नाम पता है, मगर कोई मुंह नहीं खोलता। राघवन ने हिम्मत की मुंह खोलने की। पंचायत ने हुक्का पानी बंद कर दिया। उसका बहनोई इतने बड़े समाज में से एकमात्र सरकारी शिक्षक था, तो उसकी पेट भी काफी थी। उसकी बहन के ससुर समाज के जाने माने पंच थे। राघवन पुलिस स्टेशन गया तो धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। बहन की चिता की राख भी ठंडी न हुई थी। बहनोई ने नई औरत को डाल दिया घर में। साल भर में लड़का जनने के बाद सौतन की लड़की पालना उस औरत को रास न आया। बहनोई सुषमा की बच्ची को राघवन के आंगन में पटक गया। सुषमा के चरित्र पर लांछन लगाते हुए राघवन ने रत्ती भर भी विरोध न किया। उसे अपनी बहन से बहुत लगाव था। उसने निश्चय किया, अपनी बहन की आखिरी निशानी अपनी भांजी को कभी मां की कमी महसूस न होने देगा। काव्या भी पढ़ने में कम न थी, पूत के पग पालने में ही दिखने लगे थे। अन्य शिशु जब मां शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, वह जो भी सुनती उसकी हुबहू नकल उतार देती। काव्या की चहचहाहट से घर आंगन गुलजार रहता। राघवन ने अपना जीवन काव्या के नाम कर दिया। शादी तक की नहीं सोची। 24 घंटे बस एक ही धुन सवार रहती, कैसे भी करके काव्या को उस मुकाम पर पहुंचाना है जिसे देखकर उसके बाप को अपनी निर्लजता से घिन हो जाए। वक्त के साथ साथ राघवन का संकल्प दृढ़ होता गया। काव्या भी वक्त के पंखों पर सवार होकर 8वीं कक्षा तक पहुंच गई थी। राघवन ने काव्या को उसके बाप की परछाई से भी काफी दूर रखा था। किंतु एक शाम स्कूल से आते ही काव्या बोल पड़ी, मामा, नवो मास्टर आयो है स्कूल माय। राघवन ने काव्या की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। पाथड़ा गांव रो है। राघवन के कान खड़े हो गए। पाथड़ा उसकी बहन का ससुराल। काई नाम है? जगत लाल। काव्या एक पल भर को ठहरी फिर वापस बोली, जगत लाल जी। राघवन ने अपनी भांजी से आंखें न मिलाई लेकिन वह जानता था, काव्या उसे घूर रही थी। राघवन ने अनजान बनते हुए कहा, तो पूनम कहवे रही ही, तो थारो बापू है। थारो बापू तो मर गयो मामा। काव्या कुछ कहना चाह रही थी, किंतु उसकी जबान जैसे हलक में ही अटक गई। राघवन उसे नजरअंदाज करता रहा। उपेक्षा होती देख काव्या बस्ता पटक कर अंदर चली गई। काव्या के लिए आज एक अजीब सी स्थिति थी। पूरी स्कूल जानती थी, काव्या जगत लाल की बेटी है, लेकिन जगत लाल उसकी तरफ एक नजर देखता तक नहीं था।
काव्या को शुरू से बताया गया था। उसकी माँ को जलाकर मार डाला था ससुराल वालों ने। लेकिन इस सीधे सादे मास्टर को देखकर काव्या को यह कभी न लगा कि मामा ने उसे सही बात बताई होगी। जगत लाल कक्षा में आता, सब बच्चे खड़े हो जाते। सम्मान था या पता नहीं, पहली कक्षा से जो सीखा था उसकी पुनरावृत्ति ही थी। काव्या बहुत उत्साह से सबसे पहले खड़ी होती। वो सबसे आगे बैठती तो सबसे पहले उसी पर नजर पड़नी चाहिए थी। लेकिन जगत लाल की नजरें जाने कैसे काव्या को अनदेखा कर जाती। बच्चों के लिए शुरू में यह कौतूहल का विषय था कि मासाब की बेटी उनके साथ पढ़ रही है। लेकिन जगत लाल की उपेक्षा से धीरे धीरे यह मजाक का विषय बन गया। दिल के एक कोने में उसे उम्मीद थी कि मामा द्वारा उसके निरीह पिता पर लगाया गया वो आरोप झूठा होगा। काव्या रोज सुबह उत्साह से स्कूल जाती इस आशा में कि उसके बापू उसे एक रोज अकेले में बुलाएंगे, प्यार से उसके सिर पर हाथ रखेंगे, उसके छोटे छोटे हाथों को चूमते हुए उसे बताएंगे, मैं थारी माँ ने नी मारी। उन दिन स्टोवरी वजह से थारी माँ बट गई। लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। उसे लगता जैसे माँ साहब को वो दिखती ही नहीं। शायद लंबे होने की वजह से वो छोटी सी काव्या को नहीं देख पाते। शायद उनको पता ही नहीं काव्या उनकी लाडली है। हो सकता है वो मामा से नाराज हो। शायद यह शायद का दिया कभी खत्म न होने वाले उम्मीदों के घी से जलता रहता था। लेकिन ऐसा दिन कभी न आया। जगत लाल की उपेक्षा झेलते झेलते काव्या के मन में मामा के प्रति भी घृणा पैदा होने लगी। राघवन देख रहा था। काव्या का स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो गया था। राघवन के बस में होता तो वह काव्या को शहर के इंग्लिश स्कूल में भर्ती करवा देता। लेकिन तंग जेब अक्सर मुंह चिढ़ाती थी। खुद अनपढ़ होने के बावजूद राघवन काव्या को पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता। चिड़चिड़ाहट का असर 8वीं कक्षा के रिजल्ट में साफ दिख रहा था। जहां उसके मेरिट में आने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वह बमुश्किल फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी। 9वीं कक्षा में भी काव्या का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा था। अब वो खुद जगत लाल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी, क्योंकि उसे पता था कि जगत लाल शक्ल से जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। काव्या 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान जल भून कर रह गई। जगत लाल अपने बेटे को लेकर स्कूल आया था। जीन्स की हाफ पैंट, टी शर्ट, काला चश्मा, सिर पर गोल हेट लगाए अपने सौतेले भाई को देख काव्या के मासूम दिल में डाह की एक लहर उमड़ पड़ी। काव्या ने अपने ड्रेस को देखा। पुराने ड्रेस को जैसे तैसे तुरपाई करके चला रही थी। ऐसा काला चश्मा उसने गौरव जी के मेले में देखा था। उसकी बहुत इच्छा हुई, लेकिन वह जानती थी मामा की जेब खाली हो चुकी थी। उसने अपने कोमल दिल को समझा दिया था अगले मेले तक के लिए। ऐसी हेट तो उसने वास्तव में आज पहली बार ही देखी थी। हाँ, एक बार सहेली शीतल के घर उसने टीवी में एक शो जरूर देखा था, जिसमें ऐसी ही हेट पहने एक जोकर सा व्यक्ति इधर उधर भाग रहा था। उसकी आधी मूंछें थी और हाथ में छड़ी पकड़े उसकी पागलों जैसी हरकतों से हंस हंस कर काव्या की आंखों में पानी आ गया था। शीतल की मां ने टीवी बंद करते हुए उन्हें बहुत जोर से डांटा था। छोरियों ने इन भांति नी हंसनो चाहिए। काव्या अक्सर सोचती, लड़कियों को इस तरह नहीं हंसना चाहिए तो किस तरह हंसे। हंसना तो हंसना होता है, इस तरह उस तरह का क्या मतलब। लड़के तो खीखी करते रहते हैं हर जगह, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। वो देख रही थी अपने सौतेले भाई को बाप के सीने से चिपके हुए। कमरे में आकर उसकी रुलाई फूट गई। ये ऐसा कोई बाप होता है क्या? इसी ने मारा होगा मेरी माँ को। नहीं मारता तो ऐसे नजरें क्यों चुराता। रह रह कर उसकी नजरें जगत लाल को ढूंढती। जगत लाल अपने बेटे को बहुत प्यार से बूंदी के लड्डू खिला रहा था। उसने पहली बार लड्डुओं की तरफ देखा तक नहीं। उसे कौन खिलाने वाला है इतने प्यार से? मामा तो बेचारा खेत और ढोरों से थक कर ढेर हो जाता है। वो बार बार देखती अपना ड्रेस और अपने बाप के बेटे का ड्रेस। उसकी आंखों के आंसू थकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका 15 अगस्त तो जैसे उसी दिन आना बंद हो गया था, जिस दिन उसकी मां को जलाकर मार डाला होगा उस दरिंदे ने। एकाएक उस लड़की ने महसूस किया, उसे छोटे बच्चों की तरह नहीं रोना चाहिए। वो बड़ी हो गई थी। आज 9वीं कक्षा का रिजल्ट आने वाला था। राघवन को उम्मीद थी हर बरस की तरह इस बार भी काव्या कक्षा में फर्स्ट रहेगी।
तपती दोपहरी में खेत से घर जाकर देखता है काव्या की चप्पल बाहर ही पड़ी है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर तक राघवन ने बाहर इंतजार किया, फिर एकाएक उसने महसूस किया एक अजीब तरह की बदबू अंदर से आ रही थी। राघवन का माथा ठनका। यह केरोसिन की बदबू थी। राघवन ने आव देखा न ताव। बाहर पड़े पानी के ड्रम पर पैर रखकर शौचालय पर चढ़ गया। वहां से छत पर चढ़कर चौक में झांकते ही उसके हाथ पांव फूल गए। यह क्या होने वाला था? रोती हुई काव्या चौक में खड़ी थी। उसके हाथ में माचिस थी। राघवन पागलों की तरह चौक में कूद पड़ा, लेकिन संतुलन गड़बड़ाने के कारण औंधे मुंह गोबर लिपे फर्श पर गिर गया। होश आने पर राघवन ने खुद को सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। जैसे ही दिमाग में चौक का दृश्य उमड़ा, वह पागलों की तरह काव्या काव्या चीख पड़ा। काव्या भाग मामा से लिपट गई। दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। काव्या ने अपना प्रगति पत्र मामा के हाथ में दिया। मामा ठहरा अनपढ़, कभी प्रगति पत्र को देखता, कभी काव्या को। काव्या ने उसे रोते रोते बताया कि सभी विषयों में काफी अच्छे नंबर होने के बावजूद वह गणित में फेल हो गई थी। गणित उसे जगत लाल पढ़ाता था। इस दुर्घटना के बाद राघवन की जिंदगी का एक ही लक्ष्य रह गया था, काव्या को उस ऊंचाई तक पहुंचाना, जहां से जगत लाल कीड़े मकोड़ों से ज्यादा बड़ा न दिखाई दे। अस्पताल के बेड पर पड़े पड़े उसे चारों तरफ सफेद कपड़ों में मंडराती नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर ही दिखाई दे रहे थे। देखते देखते काव्या की पुरानी सी स्कूल यूनिफॉर्म सफेद झक डॉक्टरी पोशाक में बदलती जा रही थी। राघवन ने निश्चय कर लिया, काव्या को क्या बनाना है। अस्पताल से बाहर आते ही राघवन ने तय कर लिया, खूब मेहनत करेगा और ढेर सारे पैसे कमाकर काव्या को इस सरकारी विद्यालय की बजाय शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। मानो अर्जुन के तीर को मछली की आंख दिख गई थी। सफर आसान नहीं था। प्राइवेट स्कूल की फीस भी बहुत ज्यादा थी। हाड़ तोड़ मजदूरी के बावजूद भी राघवन फीस इकट्ठी नहीं कर पाया था। कई बार उसने प्राइवेट स्कूल के चक्कर काटे, लेकिन उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। तभी राघवन को एक मास्साब ने बताया कि प्राइवेट स्कूल में भी गरीब बच्चों के लिए 1/4 सीटें आरक्षित होती है। फिर तो मानो राघवन की आशाओं को नया आसमान मिल गया था। सिफारिश के वास्ते सरपंच साहब से हाथ पांव जोड़े, बेगारी की, फिर प्रिंसिपल साहिब के पैर पकड़े। प्रिंसिपल साहिब किसी दूसरे प्रांत के थे। उन्हें भी विश्वासपात्र घरेलू नौकर की आवश्यकता थी ही। इस तरह शहर में राघवन की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। गांव की खेती बाड़ी को छोड़ काव्या के भविष्य की खातिर राघवन ने शहर की नौकरी स्वीकार की। वक्त के ढलान पर जिंदगी की गाड़ी फिसलती चली गई। काव्या ने निराश नहीं किया। 10वीं उसने बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। राघवन के सिर बस एक ही धुन सवार थी, काव्या को डॉक्टर वाली सफेद यूनिफॉर्म में देखने की। उसने अपना सब कुछ वार दिया। प्रिंसिपल साहिब की जी भरकर सेवा की। एक किसान का घरेलू नौकर में बदल जाना इतना भी आसान न था। रहने खाने को मिल जाता, पगार भी ठीक ठाक मिल जाती। नौकरी में राघवन का मन नहीं लगता था। खेती में कम आमदनी के बावजूद एक संतोष था। फिर भी खुशी की बात थी कि काव्या की पढ़ाई अब कहीं अटकने वाली न थी। जीव विज्ञान से 12वीं भी हो गई थी फर्स्ट डिवीजन से। राघवन जानता न था कि आगे क्या करना है, लेकिन वह प्रिंसिपल साहब का पूरा विश्वास जीत चुका था। प्रिंसिपल साहब ने एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में काव्या का दाखिला करवा दिया। काव्या ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन पहले प्रयास में वह RPMT की परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाई। राघवन ने हिम्मत न हारी। अपनी सारी बचत लगाकर भी दूसरे साल कोचिंग जारी रखवाई। और वह खुशी का पल भी आ गया जब MBBS के लिए सरकारी कॉलेज में काव्या का दाखिला हो गया। वक्त को तो गुजरना था, गुजरता ही गया। सरकारी अस्पताल में मरीजों की भीड़ है। आंखों पर चश्मा चढ़ाए डॉक्टर बहुत ध्यान से मरीजों को देख रही है। तभी दंदनाते हुए एक एम्बुलेंस परिसर में दाखिल होती है। सीरियस बर्न केस है। पुलिस को खबर कर तुरंत मरीज का उपचार शुरू किया गया। मरीज की जान बचाकर उस लेडी डॉक्टर के चेहरे पर तसल्ली के भाव है। पीड़िता का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। दहेज के लिए नवविवाहिता को इतना प्रताड़ित किया गया।
कि उसने केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। सुना है पीड़िता का ससुर रिटायर्ड सरकारी अध्यापक है, पास के ही गांव का। लेडी डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया है पीड़िता के ससुर का नाम सुनकर। पीड़िता का पूरा ससुराल सलाखों के पीछे है। पीड़िता और उसकी दूध पीती बच्ची को देख डॉक्टर को खुशी है कि उसने एक काव्या को अनाथ होने से बचा लिया है। उस डॉक्टर ने तय किया है आज शाम को जब वह घर जाएगी अपने मामा को जरूर यह खुशखबरी सुनाएगी कि वह शैतान अब बच नहीं पाएगा जो स्टोव में भभक उठता था, जो ओढ़नियों को फंदे में बदल देता था, जो चाय में कीटनाशक डाल देता था। अब और नहीं, ना जलेगी, ना फंदे पर झूलेगी, जहर नहीं खाएगी, ना डरेगी, ना ही मानेगी हार। अब बहू बेटियां लड़ेगी उस शैतान से। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।